जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग फिर एक बार जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर यूपी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्रैक्टिस चल रहा था, प्रैक्टिस 4 अब तक हो गया है, तो प्रैक्टिस सेट 5 की बारी है आज। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी अगर हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है साथियों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये टेंस दे दिया है, देखिए 1 नंबर 2 नंबर ABCD करके, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कि पास्ट परफेक्ट है, कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो पहले का डी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे आएंगे, चलिए हम लोग थोड़ा वीडियो बड़ा कर लेते हैं, इसका पिक्चर जो है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर का। तो देखिए इसमें पूछा है कि द सिंगुलर ऑफ डायगोनोसिस, ये मीनिंग लिखा है, देखिए DIAGONOSES डायगोनोसिस इज। तो इसका सिंगुलर पूछा है, तो इसका सिंगुलर देखिए चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ABCD मीनिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो इसका सही सिंगुलर होगा DIAGONOSIS डायगोनसिस, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेंटेंस मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड इन रिसेंटली ईयर, ठीक है। मेनी इंडियन हैव सेटल्ड, ये थोड़ा और ये है, द सेंटेंस है क्या, मेनी इंडियन हैव सेटल्ड अब्रोड इन रिसेंट ईयर, सेंटेंस खत्म, इज ए क्या है। तो अब ये ऑप्शन दिया है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कि पास्ट परफेक्ट टेंस, की फ्यूचर परफेक्ट है। तो हम टेंस देखें तो मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड, हैव सेटल्ड क्रिया का, देखिए हैव का प्रयोग हुआ है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, जब क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या होगा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है। तो ये सेंटेंस दिया, अब ये भी इसी में ये भी पूछा है कि कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये कौन सा, आई एम गोइंग टू, तो आई एम का प्रयोग हुआ क्रिया में ING है, यानी कि आई एम गोइंग टू बी ए टीचर, ठीक है। तो देखिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है और क्रिया में ING लगा है, ठीक है। तो कौन सा टेंस होगा, तो देखिए इसमें आई एम गोइंग टू बी, नियम तो क्रिया के साथ ING, जैसे EMR के साथ क्रिया में ING लग रहा है, तो ये होना चाहिए प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू बी, मैं बनने जा रहा हूँ, ठीक है, ए टीचर, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए फ्यूचर टेंस में जाएगा संभवतः, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज, कौन सा सेंटेंस सही रूप से पंक्चुएटेड है, ठीक है। तो ए अदर बॉय मुकुल एलियास मुन्नास वाज देयर, देखिए यहाँ पे सेम सेंटेंस है, बस यहाँ पे देखिए डबल, छोटा स्मॉल ब्रैकेट डबल है, यहाँ पे पहले स्मॉल है, उसके बाद यहाँ बीच में बड़ा है, बाहर बड़ा है और अंदर स्मॉल है, ठीक है। तो इसका सही होगा द अदर बॉय मुकुल, ये वाला, आलिया मुन्नावाज देयर, ये, ठीक है। 5 नंबर। चलिए इंग्लिश के 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन देखें। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, QR कोड में डेटा होता है, कैसा डेटा होता है, ओनली नंबर, ओनली कैरेक्टर, ओनली अल्फा, ये अल्फा न्यूमेरिकल, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है, ये होता है आपका ऑल ऑफ दिज, ठीक है। डी ऑप्शन सही है।
7 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप आप लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए वायर्ड फाइल, ये है वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, सी है वायरलेस फाइंडर, और डी है आपका वायरलेस डिफिनिटी। तो ये वायरलेस डिफिनिटी सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय मूल के सीयू और या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है। आप लोग जानते हैं किससे जुड़े हुए हैं, तो ये ईमेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या दुरई ईमेल से जुड़े हुए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। जिस 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कोई एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण, पेपल है, सीसी एवेन्यू है, साइट्रस है। तो ये इनसाइट जो है आपका, इनसाइट ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चारों ऑप्शन में आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि ये 1995 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउजर की एक श्रेणी है। इसका जो विकास है, यानी कि इसका जो निर्माण है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1995 में किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1995 में इसका आविष्कार किया था, निर्माण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। सफारी, क्रोम, बिंग, ओपेरा। तो वेब ब्राउजर इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए बिंग जो है, ये बिंग, डी ऑप्शन सही है। बिंग जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो सफारी, ओपेरा, क्रोम, ये सभी क्या है, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन, चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं। ए पाई विजार्ड, बी एक्सेल विजार्ड, सी डाटा विजार्ड, और डी चार्ट विजार्ड। तो आप लोग क्या करते हैं, चार्ट बनाने के लिए आप एक्सेल में क्या करते हैं, चार्ट विजार्ड। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर पे कि जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को कहा जाता है। जो इस डिफ़ॉल्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये है यहाँ पे डेटाबेस, ए है डेटाबेस, बी है डॉक्यूमेंट, सी है टेबल, और डी है वर्कशीट। ठीक है, तो क्या सही होगा, वर्कशीट, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक्स एल एस एक्स, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन डॉट 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 के लिए होता है। किसके लिए ये एक्सटेंशन होता है, तो ये जो यक्स एल एस यक्स एक्सटेंशन जो होता है वो एक्सेल के लिए होता है। ठीक है, एक्सेल के लिए डायरेक्ट हम लोग देख लें, एक्सेल के लिए होता है। ठीक, 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सा टैब का प्रयोग करते हैं। किस टैब का प्रयोग करते हैं MS सेक्शन में फाइल खोलने के लिए। तो आप जानते हैं Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग और चयनित फाइल को खोलने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है Ctrl+N। Ctrl+N। ठीक है, 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। एक कार्य जो है, ठीक है, तो कार्य को पहले जैसा, जैसे मान लीजिए काट दिया गया है तो उसको पहले जैसा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यही है। तो देखिए Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला है 17 नंबर, डॉट 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 खाली स्थान आप छोड़ा है। बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। किस बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है, खाली स्थान में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेजी से होता है। कौन सा बटन, कौन से, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है
टूल बार, मेनू बार, विंडो, फाइंड, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसमें बटन और मेनू होते हैं जिससे समानांतर परित कमांडो को एक्सेस तेजी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है टूल बार। ठीक है, टूल बार में बटन और मेनू होते हैं स्पेशल, जिनसे कमांडो को तेजी से एक्सेस होता है। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी है तो आप उस विंडो के लिए खाली स्थान चिन्ह पर क्लिक करके तुरंत उसके बीच स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस विंडो के लिए किस चिन्ह पे क्लिक करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है कि टास्क बार, ठीक है, टास्क बार जो नीचे होता है वहाँ पे वो जो विंडो खुला होता है उसका दिखाता है। ठीक है, तो टास्क बार में आप क्लिक करेंगे तो वो आपका विंडो खुल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ए है माई फाइल्स, बी है माई डॉक्यूमेंट्स, सी है लोकल ड्राइव और डी है डेस्कटॉप। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा जो फाइलें होती हैं वो अपने आप जो सेव होती हैं वो माई डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं। ठीक है, 20 का ये भी ऑप्शन सही है। चलिए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरफेस ये GUI का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये पूछ रहा आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ए है MS DOS, बी है MS विंडोज, सी है यूनिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी MS विंडोज़। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हम ले देते हैं। खाली स्थान पहले ही दे दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें से चारों में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है? ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग मर्जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम और DM माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सही ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो है ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, कौन सा था जिसने इंटरनेट का बीज बोया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए है आप अर्पा नेट, बी है NSF नेट और सी है वी नेट और डी है आई नेट। तो आप लोग जानते हैं, इसके पहले भी फिर से ये क्वेश्चन दोबारा बार बार आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। अर्पा नेट, ठीक है, जो अर्पा नेट है ये अर्पा नेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, यही जो ये एजेंसी है जो अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और 1970 में TCP और IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिएगा अर्पा नेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। ओएमआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी है ऑप्टिकल मार्क पहला ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, सी है ऑप्टिकल मून लाइट और डी है ऑप्टिकल वी राइट। ठीक है, तो 24 नंबर का सिंपल है ए ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है सही ऑप्शन इसका ए है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? तो हम लोग सबको पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ये देखिए मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, इन सब से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। इसमें देखिए प्रोग्राम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मॉडम आ गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन और नेटवर्क आ गया है। ठीक है, तो इसका 25 का ये ऑप्शन सही है, ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थलों पर अब देखिए 25 ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर खत्म हो गए। ठीक है, ये पर्यावरणीय सुरक्षा से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं जो 10 क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब कार्यस्थलों पर घायलों की देखभाल के लिए कौन सी व्यवस्था का होना अपेक्षित होता है?
ठीक है। ए है प्राथमिक चिकित्सा के, बी है प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, सी है स्वास्थ्य केंद्र, डी है ये सभी, यानी कि उपरोक्त तीनों सही। तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार्यस्थलों पर कम जोखिम वाले स्थानों पर कितने श्रमिकों की संख्या होने पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन तो इसका है, ए है 50 से अधिक, बी है 100 से अधिक, और सॉरी बी है 100 से अधिक, सी है 150 से अधिक, और डी है 200 से या 200 से अधिक। ठीक है। तो कार्यस्थलों पर कम जोखिम स्थानों पर 200 से 200 या 200 से अधिक संख्या होने पर चिकित्सकीय कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। चलिए 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दुर्घटना से ग्रस्त रोगियों को ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? व्हील चेयर, एम्बुलेंस, ए और बी दोनों। सिंपल है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों। 29 नंबर है, कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? पानी, बिल्कुल नहीं। मिट्टी, काम ही नहीं करेगा ज़्यादा। CTC, सभी विकल्प होगा नहीं, ये गलत है। ठीक है। ये CTC बिजली की से आग के लिए CTC अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। CCl4 होता है इसका सूत्र। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बिजली से लगी आग के लिए सबसे उपयुक्त है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही दिया CTC का फायर एक्सटिंग्विशर में CTC का पूर्ण है, पूछ दिया। देखिए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड अभी हम आपको बताए थे, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका जो है आपका 30 का डी ऑप्शन सही है, पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, कक्षा यानी क्लास डी आग को बुझाने के लिए, यानी कि क्लास डी फायर को बुझाने के लिए यंत्र समांतर एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग हैं जिसे दहनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। कक्षा डी यानी क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या है? देखिए ज्यामितीय प्रतीक पूछा है ना, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो डी के लिए ना आपका क्या होता है, डी के लिए पीला सितारा होता है। ठीक है, ये डी के लिए है। ठीक, चलिए ए के लिए अगर हम आपको बात करें तो ए के लिए आपका हरा त्रिभुज होता है, बी के लिए लाल वर्ग होता है, ये बी के लिए है लाल वर्ग, और सी के लिए नीला वृत्त होता है, सी के लिए नीला वृत्त होता है। तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, डी के लिए पीला सितारा होता है, ए के लिए हरा त्रिभुज होता है, बी के लिए लाल वर्ग होता है, ठीक है, और सी के लिए नीला वृत्त होता है। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो ए है कड़वे रस्सी वाली वनस्पति औषधि रख सकते हैं, पानी अगर जला है तो पानी से उसे रख सकते हैं। सी है कोको के बीज के रस से बना मक्खन, बिल्कुल नहीं, यही नहीं रखना है। यही ऑप्शन पूछा है, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो कोको के बीज से के रस से बना मक्खन और सूखी ऊसर पट्टी तो हम रख ही सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारसी तंत्र का उल्टा जीव भार बायोमास पिरामिड होता है? ठीक है, बायोमास पिरामिड होता है। तो इसका आपको देखिएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसका पहला ही सही है, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब के जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। ठीक है। और इसके उच्च मांसाहारी बड़ी मछलियाँ जंतुओं की संख्या कम होते हुए भी भार अधिक होता है। इस प्रकार उल्टे पिरामिड के आकार पर छोटे छोटे हरे पौधे तथा ऊपर के चौड़े भाग में बड़ी मछलियाँ होती हैं। चलिए 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में। ठीक है। तो ये ए है म्यूडोमोनास, बी है साइकोस, सी है फर्न, और डी है लाइकेंस। डी है लाइकेंस और लाइकेंसी सही है। इसको थोड़ा समझ ले, क्यों वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में, क्यों? क्योंकि ना देखिए जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, जैसे शहरों के पास, शहरों में जो वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, कल कारखाने होते हैं, गाड़ी घोड़ा होता है, वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो वहाँ लाइकेंस का पौधा नहीं उगता है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
रीयूज तथा खाली स्थान पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। तो 3 आर आप जानते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है। ठीक है, क्या होता है? रिसाइकिल। देखिए रिसाइकिल कहाँ है, यहाँ पे सी ऑप्शन पे है रिसाइकिल। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन हम बात करें तो कार्यस्थल पर महिलाओं का, देखिए अब ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गया आपका पर्यावरणीय सुरक्षा से। ठीक, अब 36 नंबर, अब आपका क्वेश्चन आ गया लेबर लॉ से, कारखाना अधिनियम से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत अध्यक्ष का अर्थ है, अध्यक्ष का क्या अर्थ है? तो ए महिला संसदीय समिति के अध्यक्ष, बी महिला एवं बाल विकास मंत्री, सी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और डी स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष जो है वही क्या होती है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करें, 37 नंबर, तो सुविधा कालावधि से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह और डी 24 माह। तो सुविधा कालावधि से अभिप्राय क्या है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है भाई, 6 माह। ठीक है, 6 माह। 38 नंबर है आपका क्वेश्चन, मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि से के कितने माह के भीतर संदाय का आदेश दिया जाएगा? ठीक है, कितने माह के भीतर संदाय का आदेश दिया जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन, तो ए 3 माह, बी 5 माह, सी 4 माह और डी है 6 माह। तो ये है, ये ऑप्शन सही है 3 माह। मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के 3 माह के भीतर ही संदाय का आदेश दिया जाएगा। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी उपरोक्त दोनों और डी है केवल केंद्र सरकार। तो कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन 39 नंबर आपका क्वेश्चन है ना। तो देखिए कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1922 के तहत पात्र होने के लिए वर्तमान वेतन सीमा क्या है? ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत पात्र होने के लिए वर्तमान वेतन सीमा क्या है? जो वेतन की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो ए है 6000, बी है 6500, सी है 1500 और डी है 6000। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी 1500। ठीक, चलिए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, अधिनियम प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट भी किसी भी उद्योग में लगा हुआ है। कारखाना और जिसमें कितने व्यक्ति कार्यरत हैं? ए है 20, बी है 10 से अधिक, सी है 20 से अधिक और डी है 15 या अधिक। तो इसका सही ऑप्शन है 41 का सी 20 या 20 से अधिक। ठीक है, केवल 20 नहीं कर सकते, 20 या 20 से अधिक। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 42 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर, 41 कंप्लीट हो गया हम लोग का। 42 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? अंशदान की आवश्यकता नहीं है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसका हम, लेकिन उसमें अंशदान कुछ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मातृत्व लाभ अधिनियम, बी है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और सी है ए और बी दोनों और उपरोक्त में से डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 है और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम यानी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम को ही प्रतिकर अधिनियम कहा जाता है, नाम बदल गया है। 1923 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, किन क्षतियों को अस्थायी पूर्ण निःशक्तता समझा जाएगा? किस प्रकार की क्षति को पूछ रहा है कि अस्थायी निःशक्तता समझा जाएगा? ए है दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन, सी बी है एक हाथ और एक पैर की हानि, सी है चेहरे की बहुत गंभीर विद्रूपता और डी है उपरोक्त सभी।
तो डी ऑप्शन आपका सही है। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम यानी कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन आयुक्त, आयुक्त शब्द है, के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। जो आयुक्त है उसके आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो यह है जिला न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी है, उच्च न्यायालय में आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, 45 नंबर ये आपका क्वेश्चन है, शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता प्रशिक्षण की अवधि होगी। तो शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जो शिशुता संविधा में निर्धारित की जाए। तो डी ऑप्शन सही है, जो शिशुता संविधा में निर्धारित की जाए। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लीजिए वीडियो। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता संविदा कब समाप्त हो जाती है। 1 वर्ष पूरा होने पर, 2 वर्ष पूरा होने पर, सी शिशुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर, डी नियोजक की इच्छा पर। तो देखिए जो शिशुता अधिनियम, शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुता संविदा होती है वो शिशुता प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर ही पूरी मानी जाएगी। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुओं का व्यवहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण का प्रबंध कौन करेगा। ठीक है। शिशु अधिनियम के अंतर्गत शिशुओं का व्यवहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण का प्रबंधन कौन करेगा। तो ये आपका ए है केंद्रीय सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है नियोजक और डी है शिशु का संरक्षक। तो कौन करेगा, तो आपका इसको व्यवहारिक बुनियादी प्रशिक्षण का प्रबंधन करने के लिए नियोजक होता है। ठीक है, जो नियोजक है वही करेगा। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में सफाई का प्रावधान है, किस धारा में सफाई का प्रावधान है। ठीक है। तो देखिए 11 में सफाई का प्रावधान है, 10 में जो 10 है इसमें प्रमाणकर्ता सर्जन, ठीक है, 12 में कचरे और बहिस्रावों का व्ययन, ठीक है, और 13 में 57 और तापमान। ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, धारा 11, इसमें सफाई का प्रावधान है। चलिए 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी धारा सुमेलित है। धारा 17 रोशनी से, धारा 18 पीने का जल, धारा 20 थूकदान और डी उपरोक्त सभी। ठीक है। तो 49 का कौन सा धारा सुमेलित है। ठीक है। तो इसका जो सभी धारा है वो सभी सुमेलित है। ठीक है। धारा ये यानी कि उपरोक्त सभी डी। धारा 17 रोशनी संबंधित है, धारा 18 पीने का जल संबंधित है और धारा 20 थूकदान संबंधित। तो उपरोक्त इसका सही ऑप्शन है सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। फिर आ गया। तो देखिए स्वास्थ्य पहला है अध्याय 3 स्वास्थ्य, 4 है अध्याय 4 है सुरक्षा और सी अध्याय 5 है कल्याण और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, 3 4 5, धारा 3 स्वास्थ्य, धारा 4 सुरक्षा, धारा 5 कल्याण। तो स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण आप जब याद करेंगे तो 3 4 5 याद कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसका उपरोक्त सही इसका भी है। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 51 नंबर। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 23 के अनुसार किसी अल्पव्यय व्यक्ति से खतरनाक मशीनों पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि ये है उसे कारखानों के बारे में जानकारी तथा पूर्वाधानियों से पूर्णतः अवगत न करा दिया गया हो। बी है उसे मशीन पर काम का पूर्णतः प्रशिक्षण न मिल गया हो। सी है वह ऐसे व्यक्ति के पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन न हो जिसको इस मशीन की पूर्ण जानकारी का और अनुभव हो। और डी है उपरोक्त सभी। तो आप अभी हम पढ़े हैं, आप लोग सुने होंगे, तो आपको भी लगा होगा कि ये उपरोक्त सभी क्या है, जरूरी है। ठीक है। चलिए 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार रुई
धुनकियों के पास निम्नलिखित के संबंध में नियोजक का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, रुई धुनकियों के पास निम्नलिखित के संबंध में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो स्त्री, ये है स्त्री, ये बालक, और ये स्त्री और बालक दोनों, और डी है कुमार। तो देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार रुई धुनकिए जो है यानी रुई धुनने वाले हैं, तो उनको ना उनमें स्त्री और बालक दोनों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही, यानी कि स्त्री और बालक दोनों उसमें काम नहीं कर सकते हैं रुई धुनाई में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। तो यह है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की किस धारा में प्रदान की गई है। ठीक है, राज्य सरकार को कर्मचारी नियम बनाने की शक्ति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की किस धारा में प्रदान की गई है। ठीक, तो आपका ये सही है धारा 32। ठीक है, धारा 32 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 16 में है। तो 16 में क्या है? ए है मुआवजे के रूप में विवरणी, बी है पार्टियों की उपस्थिति, सी है अनुबंध दर्ज करने में विफलता, और डी है मामूली वसूली। ठीक है, तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 16 में क्या वर्णित है? तो वर्णित है मुआवजे के रूप में विवरणी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन आ गया। 55 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा आयुक्तों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? ठीक, आयुक्तों की शक्ति और प्रक्रियाओं से संबंधित कौन सी धारा है? तो ए धारा 27, बी है धारा 24, और सी है धारा 23, और डी है 29। ठीक, तो 55 का सही है धारा 23। ठीक है, 56 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक सेवा संगठन से संबंधित है? विश्वसनीयता, एकरूपता, सहनशीलता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है एकरूपता। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, गुणवत्ता नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है सैंपलिंग के द्वारा, कंट्रोल चार्ट के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्ता नियंत्रण जो है आपका वो सैंपलिंग के द्वारा और कंट्रोल चार्ट के द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही है। ठीक है, 58 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ISO 9001 मानक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय और राज्य स्तरीय। ठीक है, तो ये ISO 9000 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। 59 नंबर क्वेश्चन, शून्य त्रुटि की संकल्पना है। शून्य त्रुटि की संकल्पना प्रबंधन के लिए एक प्रदर्शन मानक, ए बी प्रथम प्रयास में यही सही कार्य करने की एक प्रेरणादायी पद्धति। ये तो सही है, ये वाला उतना सही नहीं है। और सी है प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त होती है सभी कर्मचारियों को सचेत करने में कि सभी को प्रथम प्रयास में ही सही कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका ये डी ऑप्शन सी, ए और सी का, एक मिनट, इसका कह रहा है ए और सी, ये को थोड़ा देखा जाए एक बार। ये कह रहा है प्रबंधन के लिए एक प्रदर्शन मानक है। ठीक, और बी है प्रथम प्रयास में सही कार्य करने की प्रेरणादायी पद्धति, शून्य त्रुटि से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि ए और सी सही है, ये भी नहीं सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए और सी दोनों। चलिए स्वास्थ्य 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विचार से अनिवार्य प्रमाणन के लिए के अंतर्गत आता है। क्या आता है? दूध, बोतल बंद पेयजल और LPG सिलेंडर, ये सभी। तो देखिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के विचार से अनिवार्य प्रमाणन के लिए प्रमाणन के अंतर्गत क्या आ सकता है? आप सोचिए, तो क्या आ सकता है? दूध आ सकता है भाई साहब, दूध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर, मार्फती गीत। ठीक है,
अब ये ट्रेड के क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले टोटल खत्म हो गए। अब आपका जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है, खाली स्थान बीच में है, ठीक है। मारफती गीत जो है वो कहाँ का पारंपरिक गीत है? तो जो मारफती गीत है वो बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो कर्नाटक को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए 1931, 1933, 1930 और 1932, ठीक है। तो आप जानते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य लंदन में किया गया था, यानी कि 1932 इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, 64 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है, तो 1919, 1925, 1927 और 1932, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन है वो आया तो था, साइमन कमीशन जो भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था, लेकिन देखिए 28 ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, चूँकि नियुक्ति कर दिया था साइमन कमीशन की और वहाँ से भेज दिया था, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन 1927 सही है। अगर 1928 होता तो 1928 सही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किन को? तो महादेव देसाई, बी है दयानंद सरस्वती, सी आचार्य नरेंद्र देव और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ये सही ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 66 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये है दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में आयोजित की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही है, ए, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, परमादेश रीड का क्या अर्थ है? तो परमादेश रीड का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग चले, 68 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये राज्यसभा भी है, लोकसभा, और ये किसी भी सदन में नहीं, और किसी भी सदन में डीएनएस कोई नहीं। तो गलत है, किसी भी सदन में कैसे ला देंगे जी? राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा में आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग, कॉल की टैपिंग हो रही है ना आजकल बहुत ज़्यादा, तो संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? यानी कि फोन टैपिंग गलत है, ठीक है। वो संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए उसका उल्लंघन करता है फोन टैपिंग, यानी आप किसी की प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 इसका सही होगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए? कुलीनतांत्रिक, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, एकातांत्रिक? तो बिल्कुल सिंपल है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? ठीक है, जो भी पूरे जो एरिया है भारत का उसमें फसलों की बुआई के लिए शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? तो 71 नंबर इसका ए सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। 14 करोड़ हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है लगभग वो बुआई के अंतर्गत आता है और शुद्ध है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 से 17 इसका सही होगा, 72 का बी, ठीक है। और इसमें जो आप लोग जानते हैं कि
1.0% विकास दर निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है। खालिस्तान द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इसको घोषित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है, कृषि मंत्रालय भी द्वारा भी नहीं किया जाता है। इसके लिए आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन की, तो सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न से किसके द्वारा निर्गत किया जाता है। ए है नाबार्ड, बी है व्यापारिक बैंकों द्वारा, सी है सहकारी बैंकों द्वारा और डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो अगर आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए होंगे तो ये पूछ रहा है कि निर्गत नहीं होता है। तो देखिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा हो सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा हो सकता है, सहकारी बैंकों द्वारा हो सकता है, नाबार्ड द्वारा नहीं होता है। ठीक है, नाबार्ड द्वारा नहीं होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है ए, नाबार्ड। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाणन चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1 मार्क, दूसरा है ASSAI और सी है FPO और डी है BIS हॉलमार्क। तो जो BIS हॉलमार्क है वो खाद्य चिन्हों प्रमाणन चिन्ह, खाद्य पदार्थों पर प्रमाणन चिन्ह नहीं होता है। ये जानते हैं धातुओं पर होता है, सोना चांदी पे BIS का हॉलमार्क होता है उसकी शुद्धता के लिए। ठीक है, 76 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लें। LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल मिला। ठीक है, LED के आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल मिला था जो इसका आविष्कार किए थे। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, यानी कि फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, सी है लाइट एमिटिंग डायोड इसका सही है। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं, 77 नंबर। यहाँ पे चाक का रासायनिक नाम क्या है। ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट और सी है हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो चाक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चाक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये ऑप्शन सही है। बाकी जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो नमक होता है। ठीक है, और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन, डाल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। ए है एम्फीबियन और बी है सेटासीन, सी है स्मैक और डी है आडोटोसिड्स। ठीक है, तो डाल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को कहा जाता है, तो कहा जाता है आडोटोसिड्स। डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 69 नंबर यानी 79 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पहले ही खाली स्थान छोड़ दिया है। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। क्या मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो हीमोग्लोबिन इसका सही ऑप्शन है। कि ये लस्का दिया, बी हीमोग्लोबिन दिया, सी बलगम दिया और डी मेलेनिन दिया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका। 80 नंबर, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन है। ठीक, 80 नंबर आप जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, जायरोस्कोप, ये गलत, बी ओम मीटर गलत, सी थर्मामीटर गलत और डी है अमीटर, ये सही है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके और सवाल लगाइएगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ये लाभ हानि से है। ठीक है, ये औसत से है, औसत से, और ये वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, और 85 नंबर का है और क्रम में इसको व्यवस्थित कर देना है, भिन्न से है, सिंपल है, लगा लीजिएगा। नहीं जो समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ढोल पीटना हम लोग जानते हैं किसी बात को पूरा फैला देना। ठीक है, ढोल पीटना, तो ये है ढोल पीट कर बजाना, बी है गाने के साथ ढोल बजाना गलत, बात को प्रचलित करना, फिर है ढोल को पीटना गलत है, सी में जो है सी ऑप्शन बात को प्रचलित करना यानी पूरा प्रचार कर देना, उसी को कहते हैं ढोल पीटना।
87 यानी 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ए उत्तम का विलोम चुनना है, उत्तम। तो अधर, ए है अधर, बी है अति, सी है बढ़िया और डी है अधम। ठीक है, तो उत्तम और इसका विलोम चुनना है तो होगा आपका अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम होता है वो क्या होता है कि अधम होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र का पर्यायवाची मेघ, परिधि, निरधि, परिमाण। तो इसका सही होगा 88 का सही होगा निरधि। देखिए यहाँ परिधि दिया है या निरधि दिया है, ये सी ऑप्शन सही है, निरधि समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब 89 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन ये आपका ये है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जो भविष्य में आने वाला हो। तो जो भविष्य में आने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल है। ठीक है, क्या कहते हैं, आगामी है यानी कि आने वाला है, ये ऑप्शन का सही है। भूतकाल तो जो बीत गया है। ठीक है, अकाल तो ये अकाल पड़ता है, खाने पीने कुछ नहीं मिलता, उसका है परागामी, पता नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए चारों को देखना है, प्रेमातुर, 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 प्रेमतुर। ठीक है, तो प्रेमातुर होता है, प्रेमातुर। 90 नंबर का सही आंसर ये ही है, प्रेमातुर। ठीक है, ये देखिए यहाँ मंत्र का अलग है, ऊ का मंत्र में बड़े छोटे मंत्र है, तो ये वाला जो है प्रेमातुर ये सही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। चलिए 91 नंबर हम लोग क्वेश्चन अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए गौवन गोदान निर्मला ये तो लिखी गई है, गौवन गोदान और निर्मला, ये जो गाइड है ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो यही पूछा है कौन नहीं लिखी गई, तो सही है गाइड मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी गौवन गोदान और निर्मला ये सब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई बुक हैं, पुस्तकें हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में और प्रथम पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा साहित्य के लिए दिया गया था, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, बाकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब पुरस्कार में क्या होता है कि 11 लाख की राशि दी जाती है, ये भी कई बार पूछता है क्वेश्चन। 11 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की कांसे की मूर्ति दी जाती है। ठीक है, कांसे की प्रतिमा दी जाती है और इसकी स्थापना तो 1961 में हुई थी, लेकिन प्रथम पुरस्कार जो है वो 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा साहित्य के लिए दिया गया था। बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 1961। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन ओपेक है के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ए है ईरान है, बी है इराक, सी है सऊदी अरब, नाइजीरिया नहीं है। देखिए ये तेल भंडारण वाला देश है, नाइजीरिया नहीं है। ओपेक के संगठन देशों में यानी संस्थापक देशों में नाइजीरिया नहीं है। ठीक है, चलिए 94 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, पेनाल्टी कार्नर शब्द निम्न से किस खेल से संबंधित है। तो अगर आप लोग कभी हॉकी देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग को याद आ जाएगा पेनाल्टी कार्नर, ये बी सही है। ठीक है, हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल में होता नहीं, बास्केटबॉल में होता नहीं, फुटबॉल में होता नहीं है। फुटबॉल में कार्नर होता है और हॉकी में पेनाल्टी कार्नर होता है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है। तो सबसे घनी आबादी किस देश में है, तो सबसे घनी आबादी अपने भारत में है,
चीन देखिए, चीन, फिलीपींस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये जो है सबसे घनी आबादी भारत में है। चलिए हम जनघनत्व पर किमी स्क्वायर में देख ले 2017 के डाटा के अनुसार भारत में 399.77 है। ठीक है, जनघनत्व पर किमी स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और फिलीपींस में 346 है। ठीक है, 346.12। और चीन में जो है वो तो कम है, 143.39 है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आपका 268 पर मीटर स्क्वायर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यानी कि 268 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे घनी आबादी वाला देश भारत है, इसका भी ऑप्शन सही है। 96 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो देखिए चौथा स्थान है, और इस पर थोड़ा जिक्र हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहले स्थान पे आपका जो है वो राजस्थान है, और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए 97 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 97 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? पागल बाबा मंदिर, वो भी 11 मंजिला। ठीक है, तो किस शहर में मिलेगा? ए है वृंदावन, बी है वाराणसी, सी है सारनाथ, और डी है चित्रकूट। तो वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है। ठीक है, मथुरा में। और ये मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण है, और इसका निर्माण जो है वो पागल बाबा थे, एक उन्होंने कराया था, उन्हीं के नाम पे ये अवस्थित है अभी वहाँ पे। 98 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। मानसून के महीने में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही है, देखिए ए है चैती, बी है गिद्धा, और सी है कजरी, और डी है करहवा। तो जो कजरी है वो मानसून के मौसम में, यानी कि अब इस समय गाया जाएगा, और ये विरह में गाया जाता है। ठीक है, मानसून के मौसम में विरह में गाया जाता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस छात्र कक्षा उत्तीर्ण होने प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? अब दी जाती है ना, दी जाती थी, ये दी जाती थी, अब दी नहीं जा रही है। ठीक है, तो 12वीं में उत्तीर्ण बालिकाओं को कन्या विद्याधन दिया जाता था। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? शर्करा तकनीकी संस्थान। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, इसका सही है, शर्करा तकनीकी स्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये लखनऊ जो है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और नोएडा में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। ठीक है, तो जो भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान वो है वो कानपुर में स्थित है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, चलिए आज हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।